आदाब नाजरीन, मैं रियाज मलिक आप सभी का इस्तकबाल करता हूं और लेकर हाजिर हूं हमारी खुसूसी पेशकश यंग आइकन। आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि हमारा ये ख़ास शो कुछ एक ऐसे ख़ास मखसूस लोगों के लिए है कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में समाज के लिए कुछ बेहतर किया हो, चाहे वो किसी भी सर्विस में रहे हों, और जिससे समाज के लोगों को देखकर एक नई उम्मीद मिले, नई रोशनी मिले और वो भी कुछ ना कुछ सीखें। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत तशरीफ़ फरमा है कि अगर मैं उनका तारुफ़ कराने पर आऊँ तो शायद इस शो का वक्त ही कम पड़ जाए। तो आइए सीधे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और इस्तकबाल करते हैं बदरुद्दीन खान साहब का। बदरुद्दीन साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। बदरुद्दीन साहब, आप एक एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, मुंसिफ भी हैं और एक समाजी मुफक्किर भी। इन सब में सबसे ख़ास क्या है? ऐसी कौन सी बात है जिससे आप ख़ुद को सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ महसूस करते हैं? मुंसिफ टीवी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे याद किया आज बात करने के लिए, तो तहे दिल से आपका शुक्रिया। और मुंसिफ से मेरा पुराना रिश्ता, पुराना नाता भी रहा है। वो बात हम बाद में कभी करेंगे। जी। आपने जो सवाल पूछा तो उसका जवाब ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत एक लंबे अरसे तक मैंने काम किया, तो मेरा पसंदीदा काम भी है। लेकिन मैं हमेशा समाज से, लोगों से, अपनी कम्युनिटी से, दूसरी कम्युनिटी से बहुत करीबी जुड़ा रहा। और मेरे लिए अपना काम करने के साथ साथ समाज को बेहतर बनाना, जिससे हमारा मुल्क मजबूत हो, वो मेरा पसंदीदा काम रहा है। वो मैंने जिस दिन से नौकरी ज्वाइन की है और जब तक नौकरी छोड़ी करता रहा। और अब चूँकि मैं नौकरी में नहीं हूँ, मैं सेवानिवृत्त हो गया हूँ, मैं वीआरएस लिया है अपनी पॉलिटिकल गतिविधियों को शुरू करने के लिए। तो समाज मेरे जीवन का, मेरे ज़िंदगी का हमेशा से ही बहुत अहम हिस्सा रहा है। समाज में हम लोग रहते हैं, समाज के बिना हम लोग ज़िंदा नहीं रह सकते। क्योंकि समाज में जब आदमी होता है तो बचपन से लेके उसके करियर तक, उसकी जवानी, उसके बुढ़ापा, उस सब में समाज का कहीं ना कहीं योगदान होता है। जब हम पढ़ रहे थे तो कुछ लोगों ने हमें गाइड किया कि किस तरह से आगे बढ़ना है जीवन में, नौकरी में आना है या बिजनेस करना है या कोई और बात करनी है। तो कोई जो आइकन्स थे हमारी ज़िंदगी में, उन लोगों ने मदद किया, तब हम किसी मकाम तक पहुँचे। बेशक। तो अब हमारा ये फ़र्ज़ है कि जो हमसे नीचे लोग हैं, जो यंगर जनरेशन है, बच्चे हैं, उनको तालीम दें, अच्छी तरबियत दें, उनको हाथ पकड़ के हैंड होल्डिंग करें, उनको ऊपर लाएं, ताकि वो एक मजबूत देश के सिपाही बन सकें और मुल्क को मजबूत कर सकें। बेशक। आपकी शख्सियत के इतने सारे डायमेंशंस हैं, तो सवाल तो बहुत सारे उठते हैं, लेकिन मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि क्योंकि हमारे शो का एक ख़ास हिस्सा ये भी है कि जो शख्सियत हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है, उसके बारे में हम अपने नाज़रीन तक वो तमाम तर बातें पहुँचाएँ कि जो उनकी नशोनुमा, उनके आगे बढ़ने में जिन्होंने मदद की हो। आप एक ऐसे घर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं जिस ख़ानदान ने आज़ादी की जद्दोजहद के लिए अपनी बहुत बेतहाशा कुर्बानियाँ दी हैं। तो घर का आपका माहौल कैसा था? घर से आपने क्या सीखने को मिला और आपके आबाओ अजदाद की कुर्बानियाँ क्या हैं इस मुल्क के लिए? घर में चूँकि जब मैं तो खैर पैदा नहीं हुआ था उस वक्त, लेकिन जो दादा अब्बा हमारे बताते थे, इनायत खां साहब जी, 1942-43 की कुछ बात है, जब जंग आज़ादी में पूरा देश लगा हुआ था मुल्क को आज़ाद कराने के लिए। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस साहब की इंडियन नेशनल आर्मी का जब गठन हुआ तो उसमें भर्तियां हो रही थी। तो मेरे दादा उस वक्त 1942 या 43 की बात है, इंडियन नेशनल आर्मी का हिस्सा हो गए और उन्होंने देश की आज़ादी के लिए उस वक्त जो भी मुमकिन हुआ वो कोशिशें की। चूँकि वो माहौल मैंने घर का उस वक्त नहीं देखा, लेकिन अपने दादा से सुना, अपने वालिद से सुना कि देश की आज़ादी के लिए पूरा घर, पूरा ख़ानदान जो कुछ हो सका न्योछावर किया, कुर्बानियाँ दी, और उसका नतीजा ये हुआ कि मुल्क एक दिन आज़ाद हुआ। आप सरकारी मुलाजमत में आए तो आपने रास्ता इख्तियार किया पार्लियामेंट से होके गुज़रने वाला। तो सरकारी मुलाजमत में आने के लिए आपने रास्ता क्यों इख्तियार किया इस तरफ से? मैं अगर शुरू से बात करूं तो एज ए यंग पर्सन, जैसे सब लोग करते हैं, जी, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स हम लोग दे रहे थे। मैंने फ़ौज का भी कंपटीशन दिया, फिर देन आई वांटेड टू कम इनटू पुलिस। तो मेरी सबसे ज़्यादा पसंदीदा जो चीज़ थी वो था फ़ौज में आना। मैं चाहता था कि एक फ़ौजी की तरह, चूँकि माहौल घर में ऐसा था कि मुल्क की आज़ादी में लोगों ने
हमारे अजदाद ने हिस्सा लिया, तो मैं चाहता था फौज में आऊँ और देश के दिफा के लिए अपनी 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 जो भी कोशिशें हैं, कुर्बानियाँ हैं, अपना अपना जीवन है, उसको न्यौछावर करूँ। लेकिन डेस्टिनी होती है कुछ, बिल्कुल। तो हम एग्जामिनेशन दे रहे थे अलग अलग जगह, पार्लियामेंट में हो गया, तो पार्लियामेंट में जब हुआ, पार्लियामेंट में ज्वाइन किया हम लोगों ने। उस वक्त मैं NSUI मूवमेंट का हिस्सा भी होता था। तो वहाँ जब ज्वाइन किया, तो वहाँ जब मैंने आके देखा कि यहाँ एक कैनवस बहुत बड़ा है जी काम करने के लिए। आपको अगर हम मंत्रालयों की बात करें तो तमाम मंत्रालयों की रिपोर्ट्स वहाँ आती हैं जी, अलग अलग कमिटीज़ वहाँ हैं, और हम एज एन ऑफिसर अलग अलग कमिटीज़ में काम करने का हमें मौका भी मिलता है। हालांकि मैं 2-3 कमेटी में रहा ज़रूर, लेकिन शुरू से ही जितने डिप्टी चेयरमैन रहे, चाहे वो डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला साहिबा थी, रकीर रहमान खान साहब थे, उसके बाद कुरियन साहब थे, इन तमाम डिप्टी चेयरमैन के साथ मैंने 1988 से लेके और 2012 तक मैंने उनके साथ काम किया। फिर मैं विभिन्न मंत्रालयों में भी रहा, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो वहाँ आके जो सीखने का मौका मिला, वो शायद मैं किसी और सर्विस में होता, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में होता, IAS या IPS होता, तो उतना मौका मुझे नहीं मिल पाता। देश विदेश, मेरे ख्याल से 50 से ज़्यादा मुल्कों का मैंने दौरा किया डेलीगेशन के साथ, और ऐसी ऐसी शख्सियात, ऐसे ऐसे लोगों से मिलना हुआ जो आम नौकरी में या दूसरी नौकरियों में इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है। उससे आपकी पर्सनैलिटी भी निखरती है, उसका आप देखने का तरीका आपका बदलता है। तो यहाँ फिर जब मैं आया तो मुझे ये काम बहुत पसंद आया, और उस काम को मैंने कोशिश की बखूबी निभाने की। बाकी आप लोगों के सामने है। अच्छा, एज एडमिनिस्ट्रेटर जब आप काम किया, दोनों ही हुकूमतों में आपने काम किया है, तो जाहिर सी बात है हर जगह के काम करने के तौर तरीके सब मुख्तलिफ होते हैं। कहीं आपको दोनों ही के दरमियान कभी कोई चैलेंज फील हुआ, या आपको लगा कि आपके जो काम करने के तरीके हैं उसमें कहीं कोई रुकावटें आ रही हैं? नहीं, एज एन ऑफिसर कभी मुझे ऐसा, क्योंकि मैंने 4-5 प्राइम मिनिस्टर्स उस ज़माने में हुए, राजीव गांधी से जी जी, कि राजीव गांधी थे, फिर बहुत से प्राइम मिनिस्टर हुए, VP सिंह हुए, मनमोहन सिंह साहब हुए। तो हम एज एन ऑफिसर, हमें अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाती हैं, और जो जिम्मेदारी दी जाती है उसको हम बखूबी निभाते हैं, और उसमें कोई हिंड्रेंसेस इसलिए नहीं होता क्योंकि वो काम जो है वो मिनिस्ट्री के, मंत्रालय के या पार्लियामेंट के काम होते हैं। तो मुझे कोई हिंड्रेंस एज सच फॉर माई सेल्फ वर्किंग इन पार्लियामेंट और आउटसाइड द पार्लियामेंट इन द मिनिस्ट्रीज कभी कोई ऐसा महसूस नहीं हुआ। आपका ताल्लुक़ अलीगढ़ से भी है, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया, ये दोनों ही ऐसे इदारे हैं कि जिसके नज़दीक रह के आपने काफ़ी कुछ किया है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को आप उन खिदमात को ज़रूर बताएं, ताकि वो जो एक ख़ास मैसेज है, उसमें जो हिडन मैसेज है, वो ख़ास जो बातें हमारे नाज़रीन को ही पता चलें। मैं अलीगढ़ शहर से तो नहीं हूँ, और ना अलीगढ़ में पढ़ा हूँ मैं, लेकिन अलीगढ़ और जामिया दोनों के साथ बहुत बहुत क्लोजली मैंने काम किया है जी। एक तो जब हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे, तो वहाँ के लड़के, जामिया के लड़के, AMU के लड़के, सब हम लोग मिलकर काम करते थे। मुझे याद है अभी भी, ज़ुबैर खान NSUI के प्रेसिडेंट होते थे जामिया में, जामिया के प्रेसिडेंट थे, तो हमारे साथी थे भारून यूसुफ साहब, अनीस अहमद साहब, तो हम लोग सब मिलके काम करते थे। जब मैं मंत्रालय में आया जी, तो वो रिश्ता थोड़ा और गहरा हो गया जी। और गहरा होने का कारण ये था कि हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में UPA के दौरान, जिसका नाम था नई मंजिल जी। तो नई मंजिल एक ब्रिज कोर्स है जी। जो मदरसे के बच्चे और स्कूल के ड्रॉप आउट्स के लिए हमने शुरू किया, और वो प्रोग्राम चला, वो NDA में भी चला प्रोग्राम। तो हमने दोनों यूनिवर्सिटीज़ को वो प्रोग्राम चलाने के लिए उनको बच्चों को अलॉट किया। मेरे ख्याल से करीब 900 या 1000 बच्चे हर साल हम लोग देते थे उसमें। तो उसमें एकेडमिक्स होती थी, जो बच्चे मदरसे के हैं उनको 10वां और 12वां करा के उनको स्किलिंग सिखाना, फिर इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ में उनके एडमिशन्स कराना जी। तो ये एक बड़ा काम, इससे मेरा रिश्ता दोनों AMU से और जामिया से और गहरा हो गया, और वो प्रोग्राम मेरे ख्याल से अभी भी चलता है। यूजुअली गवर्नमेंट में नॉमिनेशन पे नहीं दिए जाते काम, टेंडरिंग होती है हर काम की। जी जी। लेकिन चूंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं
तो इनको ये जिम्मेदारी दी गई और उन्होंने इस जिम्मेदारी को बहुत बखूबी निभाया भी। बच्चे फैज़याब हुए मेरे ख्याल से। मेरे टेन्योर में जब तक मैं 2016-17 तक रहा मंत्रालय में, तो करीब करीब 2 लाख बच्चों की ट्रेनिंग हुई और 2 लाख बच्चे हायर एजुकेशन हासिल करने के बाद अपने अपने करियर में सक्सेस हुए। ये बड़ा सेटिस्फेक्शन मेरे लिए है। आपने जिस वक्त तालीम मुकम्मल अपनी की और नौकरी की तरफ आप राग़िब हुए मुड़े, तो वो जो दौर था उस दौर में और इस दौर में मैं ख़ासकर बात करना चाहूँगा मुसलमानों के जो तालीमी हालात हैं उसके ऊपर, कि वो जो दौर था उस दौर में इस दौर में आप फ़र्क कैसा महसूस करते हैं, ख़ासकर तालीम को ध्यान में रखते हुए? बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का अंतर है जी। क्योंकि जब हम तालीम हासिल मैं कर रहा था, व्हेन आई वाज स्टूडेंट जी, तो उतने मौके नहीं होते थे। फिर टेक्नोलॉजी आई तो उससे एक रेवोल्यूशन आया जी। और अगर मैं बात करूं मुसलमानों में तालीम की तो उसमें भी बहुत तेज़ी आई है जी। लेकिन मैं समझता हूं कि वो तेज़ी कुछ और हो सकती थी। अगर हम आज ये कहें कि 70% है तो वो 80-90% हो सकती थी। उसकी अलग अलग वजूहातें कभी फिर से हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। जी जी। लेकिन साउथ ऑफ इंडिया हमेशा तालीम के मैदान में, वहाँ के मुसलमान तालीम के मैदान में हमेशा आगे रहे हैं। जी। नॉर्थ में थोड़ी सी हम आज भी महसूस करते हैं कि उतनी तेज़ी नहीं है, उतनी स्पीड नहीं है, लेकिन उसमें भी आया है, उसमें भी तेज़ी आई है। बच्चे हर शोबे में जा रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, मेडिकल में आ रहे हैं। 1-2 तो हमारे घर के बच्चे पिछले 2 साल 3 साल में मेडिकल में आ गए, जो बहुत ही एक ऐसी बैकग्राउंड गांव से आते हैं जो जहाँ पे मौके नहीं थे। लेकिन टेक्नोलॉजी ने जब जोड़ा जी। तो तालीम घर घर तक, गांव गांव तक पहुँच गई। ऑनलाइन आजकल क्लासेस होती हैं। तो मेरी अपील न सिर्फ मुसलमानों से बल्कि तमाम उन बच्चों से जो पढ़ रहे हैं, एक तो उनका ये फ़र्ज़ है कि उनके पास पढ़ाई के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है जी। तो अपना काम एकदम ईमानदारी से करें। जैसे हम लोग हैं, हम लोग फ़र्ज़ कीजिए नौकरी करते हैं, अगर ईमानदारी से नौकरी नहीं करेंगे तो हमारी सीआर ख़राब हो जाएगी। बिल्कुल। और हमें सैलरी भी पूरी नहीं मिलेगी। आप अगर अपना काम ठीक नहीं करेंगे तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी, हो सकता है नौकरी से भी निकाल दिया जाए। जी जी। तो आप स्टूडेंट हैं, आपका काम है अच्छे से पढ़ना और अपने मुस्तकबिल को और अपने मुल्क के मुस्तकबिल को बेहतर करना। तो ये मेरा मैसेज है तमाम स्टूडेंट्स के लिए कि आपके पास कोई और दूसरा काम नहीं है, पढ़ाई है तो सिर्फ पढ़ाई कीजिए और अपने भविष्य को, देश के भविष्य को सुनहरा और अच्छा बनाइए। एक सवाल यहीं से मेरे जहन में आता है कि है तो थोड़ा सा सियासी वो सवाल ये कि वक्तन फ़वक्तन इस तरह की बातें सुनाई दी जाती हैं, पढ़ती हैं कानों में कि मुसलमान जो नौजवान है, ख़ासकर वो पढ़ने लिखने वाला, वो जो है चाय की दुकानों पे ज़्यादा नज़र आता है और पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान न देकर वो मतलब चाय की टपरी, कबाड़ी की दुकान, इस तरह के जो ये बातें आती हैं सुनने में, तो आप तो क्योंकि समाज से जुड़े हुए इंसान हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं और वो तमाम तर चीज़ें आपकी शख्सियत में मौजूद हैं जहाँ से आप बारीक नज़र रख सकते हैं समाज के लोगों के ऊपर, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो जानने के लिए मेरे पास यही एक सवाल है आपसे इस बात के लिए कि क्या ये बात वाकई सही है कि मुस्लिम जो नौजवान है वो वाकई भटका हुआ है इस वक्त में? भटकाव इसको नहीं कहेंगे जी। माशी हालात उस पर्टिकुलर फैमिली में जहाँ ये बच्चा चाय की दुकान पे काम करता है वो क्या है, उसको देखना पड़ेगा हमको जी। और चाय बेचने का काम कोई ख़राब काम है मैं ऐसा भी नहीं कहता, या कोई और काम करता है बच्चा वो भी, लेकिन बच्चों को एक इनिशियल तालीम बहुत ज़रूरी, जो बेसिक तालीम है, बेसिक नॉलेज है वो इसलिए ज़रूरी है कि अगर वो चाय का ही काम करता है, जैसे मैंने कहा कि कोई जो काम है, जो कोई भी आपका जो बिज़नेस है या जो भी कोई काम करते हैं आप, कोई बुरा नहीं होता, ख़राब नहीं होता, लेकिन अगर आपके पास तालीम होगी तो उस तालीम की रोशनी से आप जो भी काम कर रहे हैं उसको और बेहतर ढंग से कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। उसको आप मजदूरी के तौर पर नहीं करेंगे, उसको बिज़नेस के तौर पर करेंगे। तो मेरा स्ट्रेस फिर भी ये है कि आप कोई भी काम करें, बिज़नेस करें, नौकरी करें, प्रोफेशनल बने, आपके लिए बेसिक तालीम का होना बहुत ज़रूरी है। और आजकल तो वैसे भी 10वां 12वां तक एजुकेशन का कुछ पैसा लगता नहीं, फ्री एजुकेशन है हमारे, तो उसको अवेल करें। कुछ वजूहात ज़रूर रही हैं कि बच्चे आज भी, छोटे बच्चे जो है मेहनत मजदूरी करते हैं,
तो हमें समाज में जागरूकता पैदा करनी है, हमें मुसलमानों बच्चों में भी और बाकी समाज के जो बच्चे उनमें ये जागरूकता ये पैदा करनी है कि आप एजुकेशन हासिल कीजिए। और एजुकेशन के साथ साथ इसमें जो दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है वो है तरबियत। अगर घर में तरबियत अच्छी नहीं होगी तो बच्चा अच्छा नागरिक नहीं बनता है। तो आजकल हम देख रहे हैं कि तरबियत पे ज़ोर कम है, बच्चों के नंबरों पे ज़ोर ज़्यादा है जो बच्चे पढ़ने वाले हैं। जी। तो नंबर 10वीं 12वीं में कितने आए, वो जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाके सक्सेस होते हैं तो कोई उसको पूछता नहीं है। जी। तो अपनी पढ़ाई में नंबरों के साथ साथ तरबियत, समाज में उठना बैठना, लोगों को पढ़ना, आप सिर्फ किताबें ना पढ़ें, लोगों को भी पढ़ें, समाज को भी पढ़ें, ताकि आप नेविगेट कर पाएँ। क्योंकि हालात जब आप व्यावसायिक ज़िंदगी में, जब आप प्रोफेशनल लाइफ में एंटर होते हैं तो आपको चैलेंजेस आते हैं और ज़िंदगी कोई आसान नहीं है। हमेशा आपको एक चैलेंज ख़त्म होगा, दूसरा चैलेंज आएगा। तो आपको आपकी तरबियत और तालीम ये हुनर सिखाती है कि उन चैलेंजेस को आप सक्सेसफुली पार कर सकें। आपने मणिपुर के गवर्नर के साथ बतौर सेक्रेटरी भी अपनी खिदमत अंजाम दी हैं। ये तजर्बा कैसा रहा और एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर आपकी वहाँ जिम्मेदारियाँ किस तरह की रहीं, क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं? गवर्नर बहरहाल एक बड़ी पोजीशन होती है किसी भी स्टेट की। जी। और गवर्नर की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि स्टेट की फंक्शनिंग जो है वो ठीक से चले। ऑफिस का जहाँ तक काम का ताल्लुक है तो ऑफिस का काम रूटीन काम होता है, फाइलें आती हैं, फाइलें साइन होकर जाती हैं। असेंबली का जब सेशन होता है तो गवर्नर साहब, जैसे यहाँ प्रेसिडेंट साहब पार्लियामेंट का सेशन शुरू करते हैं तो वैसे ही वहाँ भी होता है। जी। लेकिन गवर्नर चूँकि हेड ऑफ़ द स्टेट है तो उतनी आज़ादी, मतलब स्टाफ को मैं अगर अपनी बात करूँ, जो मुझे मंत्रालय में आज़ादी थी काम करने की, या आज़ादी ना भी कहूँ मैं, तो जो एक कैनवस था, जो एक दायरा था, वो उतना बड़ा गवर्नर ऑफिस में मिलता है। लेकिन फिर भी हमने वहाँ मणिपुर में जो महिला प्रधान सोसाइटी है मणिपुर की, तो वहाँ एक इमा मार्केट है जिसमें जो मार्केट में जितनी दुकानदार हैं वो सब महिलाएं हैं। तो वो छोटे छोटे जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपने बेचती हैं। तो हमने फिर उनको इकट्ठा किया, उनके तमाम प्रोडक्ट्स को हम ऑनलाइन ले आए और वो आज अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं उससे। तो आप जहाँ भी रहें, आप अगर काम करना चाहेंगे, और हमारे जो गवर्नर थे डॉक्टर हेप्तुल्ला, वो चाहती थी कि महिलाओं को इकट्ठा करके उनको माशी तौर पे मजबूत किया जाए। तो वो काम भी बहुत अच्छा हुआ। और जितने दिन भी रहा मैं यहाँ रहता तो समाज के दूसरे काम हो सकते थे, लेकिन वहाँ थे तो जो काम कर सके वो काम किया। और ये भी काम एक नुमाया है। तो वो एक अलग एक्सपीरियंस था। मंत्रालय में काम करना एक अलग एक्सपीरियंस है, पार्लियामेंट में काम करना एक अलग एक्सपीरियंस है, गवर्नर हाउस में काम करना ये एकदम मुख्तलिफ एक्सपीरियंस मेरा रहा। अच्छा, लेकिन अच्छा रहा। OSD और सेक्रेटरी, ये दोनों के बीच का फ़र्क क्या है काम करने में? कोई फ़र्क नहीं। पद के हिसाब से देखें तो दोनों बराबर हैं, जिम्मेदारियां अलग अलग होती हैं। प्राइवेट सेक्रेटरी बेसिकली इज़ हेड ऑफ़ द ऑफिस। जो तमाम तरह की चीज़ें, ऑफिस की फाइलें होती हैं, मिनिस्टर को ब्रीफ करना है या अपने बॉस को ब्रीफ करना है, वो प्राइवेट सेक्रेटरी का काम होता है। OSD को जो भी काम दिया जाए वो काम करते हैं उसको। तो कहीं सिर्फ OSD होते हैं। जैसे हमारे यहाँ एक बार ऐसा रहा डिप्टी चेयरमैन ऑफिस में कि OSD वॉज हेड ऑफ द ऑफिस। तो कोई फ़र्क नहीं है, आपको जिम्मेदारी क्या दी गई है वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, मरकज़ी हुकूमत वक्फ बोर्ड पर एक कानून लेकर आई है और आप नेशनल वक्फ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रह चुके हैं। आप इस कानून को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, पहले तो हमें वक्फ की रूह को समझना होगा कि वक्फ है क्या। वक्फ इज़ एन एंडाउमेंट बाय द मुस्लिम फॉर द मुस्लिम। अब सभी लोगों को मालूम है कि वक्फ की ज़्यादाती कितनी है, उन पे जितना काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। UPA गवर्नमेंट में एक ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसका नाम था नेशनल वक्फ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। उसका मकसद ये था कि वक्फ की जायदादें जहाँ जहाँ तनाज़ा मुक्त है, जहाँ तनाज़ा नहीं है, जो इंक्रोचमेंट नहीं है, साफ़ सुथरी ज़मीनें हैं, उन ज़मीनों को, मतलब शुरू में टू स्टार्ट विद, उन ज़मीनों को डेवलप कर सके ताकि वक्फ की आमदनी बढ़े। और उस आमदनी से वक्फ बोर्ड के थ्रू जो गरीब तबका है मुसलमानों का, उनके लिए एजुकेशन, उनके लिए स्कॉलरशिप, उनके लिए और जो सामाजिक काम है
वो सामाजिक काम किए जा सकें, ये वक्फ का असली मंशा है। और वक्फ में समय समय पे बदलाव होते रहे हैं, लेकिन जो अब मैं सुन रहा हूँ ये जो बदलाव हुए हैं उसमें मंशा ये है कि जो कंट्रोल है वक्फ की प्रॉपर्टीज़ का वो मुसलमानों के हाथ में ना रहे, वक्फ बोर्ड में के हाथ में ना रहे, जिससे इसमें फिर जो ये बाय द मुस्लिम फॉर द मुस्लिम है जी जी उसमें कहीं ना कहीं मुझे परेशानी होती हुई नज़र आ रही है। और हमें इसका विरोध के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, तमाम समाज के तबके, सबको एकजुट होकर इसको हमें नहीं होने देना है, ऐसा मैं मानता हूँ। अच्छा, क्योंकि आप तो हर चीज़ पे नज़र रखते हैं, बड़ी पैनी नज़र रखते हैं, गहरी निगाह रखते हैं, क्या लगता है वक्फ बोर्ड का ये जो नया अमेंडमेंट बिल आ रहा है या आ गया है, जो इस पे आजकल जगह जगह प्रोग्राम चल रहे हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ भी करता है, मिली तंजीमें भी करती हैं, अभी बीच में बत्ती गुल का एक प्रोग्राम रखा गया था, क्या लगता है कि समाज की तरफ से, आम लोगों की तरफ से सपोर्ट कितना मिल रहा है या कितना मिलना चाहिए? और अभी इसको मैं पॉलिटिकल पार्टी से अलग बात कर रहा हूँ, आम आवाम की। अने रियाज साहब, चूँकि सबका कंसर्न है तो लोग अपने अपने तौर पे एहतजाज कर रहे हैं जी, लेकिन मेरे ख्याल से सबसे सही रास्ता कोर्ट का रास्ता है जी, कोर्ट खुले हैं और कोर्ट में हमारा न्यायपालिका में हमारा आज भी विश्वास है। जी, तो और मेरे ख्याल से कोर्ट में मामला है भी अभी, जी। तो कोर्ट पे विश्वास रखें और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह फैसला अच्छा होगा। फैसला अगर अच्छा आ जाता है, मतलब वैसा ही रहता है कि जो वक्फ बोर्ड था वक्फ बोर्ड ही है और जिसके पास जो इख्तियारात थे वो इख्तियारात ही हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या आगे इसमें सुधार की अभी ज़रूरत है, सुधार की, या कुछ कमियां हैं अभी जो उसको दुरुस्त करना चाहिए? सुधार देखिए, हम 2013 में जब अमेंडमेंट हुए तो उस अमेंडमेंट का मैं पार्ट था, यूपी गवर्नमेंट थी उसमें, तो हमने सुधार इसी नज़रिए से किए थे कि इसको ऐसा मजबूत कानून बना दिया जाए जिससे जो डेवलपमेंट होना है प्रॉपर्टीज़ का वो ठीक से हो और प्रोटेक्शन ठीक से हो। जी, तो आज के बाद भी अगर ऐसा लगेगा कि उसमें और सुधार की ज़रूरत है वक्फ की प्रॉपर्टीज़ इन दोनों मुद्दों पे, जी। प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट, तो व्हाई नॉट, आप सुधार कीजिए आप उसको। मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि आपने कांग्रेस पार्टी की NSUI में जिम्मेदारी संभाली, अब आप समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। अहम सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी ही क्यों, जबकि कांग्रेस तो है ही और आम आदमी पार्टी भी एक रास्ता थी। मोहब्बत, इज़्ज़त, जो मैं शुक्रगुजार हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव साहब का कि उन्होंने इतनी मोहब्बत दी और इतनी इज़्ज़त दी, इतनी इज़्ज़त से मुझे पार्टी में शामिल किया। तो अब मैं क्योंकि समाजवादी पार्टी में आ गया हूँ, पहले NSUI का रुकन था, तो अब मेरी ख्वाहिश ये है कि समाजवादी पार्टी को सींचा जाए, उसको एक मजबूत जो भी हमसे हो सके अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में उसको और मजबूत बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे और जो वो जिम्मेदारी देंगे वो जिम्मेदारी हम बखुशी कबूल करेंगे और उस पर काम करेंगे। जिस दिन आपको जो है पार्टी आपने ज्वाइन की, अखिलेश साहब, देखा गया कि अखिलेश साहब ने आपको जो भी आपने जहाँ से जवाब शुरू किया था कि इज़्ज़त, वाकई उन्होंने आपको बहुत इज़्ज़त दी, आप उनके बराबर में थे, आपको बहुत ज़्यादा उन्होंने तरजीह दी, आप ही से बात शुरू करी और आप ही के बारे में बीच बीच में वो बात करते रहे। तो ये अचानक से समाजवादी पार्टी की तरफ राग़िब होना, तो अखिलेश साहब से मुलाकात आपकी इस मामले में कैसे हुई? नहीं, ये अचानक नहीं, क्योंकि मेरी मुलाकात, चूँकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, फिर पार्लियामेंट के डेलीगेशन हम लोग कहीं ट्रैवल भी किए, तो जब मैं उनसे मिला पहली मर्तबा तो मैं उनकी शख्सियत से बहुत मुतासिर हुआ। जी जी, वो विनम्र आदमी है जी, डाउन टू अर्थ है जी, बात करते हैं आपसे, आपकी अगर कोई समस्या उसको भी वो पूछते हैं जी, कंधे पे हाथ रख, एक कार्यकर्ता के कंधे पे अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष हाथ रख दे और उनसे पूछे कुछ ऐसी चीज़ें जो उसमें वो मदद कर सकें, तो ये जैसा मैंने कहा कि ये इज़्ज़त और मोहब्बत दोनों है। तो मैं 2001 में जब इनसे पहली बार मिला तो इतना मुतासिर हुआ, तो मैंने ये सोचा था कि अगर मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी फिर से ज्वाइन करूँगा जी, तो समाजवादी पार्टी होगी, और मैं वो दिन आया, हालांकि समय लगा, ऐसा नहीं कि
वो मेरी तरफ से ताख़ीर हुई या समाजवादी पार्टी की तरफ से ताख़ीर हुई, चूँकि बीच में जिम्मेदारियाँ इतनी मिलती गईं। 2001 के बाद मैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में रहा, फिर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में रहा, डिप्टी चेयरमैन ऑफिस में रहा, और ये वक्फ पे काम किया, मदरसे के बच्चों पे काम किया जी। इतने जो काम हुए, अगर मैं 2001 में ही अगर फ़र्ज़ कीजिए मैं ज्वाइन कर लेता तो ये जो काम हुए हैं बीच में, ये शायद मैं ना कर पाता, मुझे मौका नहीं मिल पाता। जी जी। तो मेरे ख़्याल से, और फिर हमारा ये अटूट विश्वास है कि जो होता है वो उसके करने से होता है। बेशक बेशक। तो बस अब आ गए हैं तो फिर काम करेंगे, मुल्क के लिए काम करेंगे, समाज के लिए काम करें। और समाजवादी जो है आदमी, मतलब जो समाज में काम करता है आदमी, जो समाज में विश्वास रखता है, वो हर आदमी समाजवादी है। क्योंकि समाजवाद मजबूत होगा, समाजवादी मजबूत होंगे तो मुल्क मजबूत होगा। मैं बार बार इस बात को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सोसाइटी, इफ़ वी क्रिएट ए वाइब्रेंट सोसाइटी, मेरा एक कोट है, मैं कभी कभी कोट लिखता हूँ जी, इफ़ यू क्रिएट ए वाइब्रेंट सोसाइटी यू बिल्ड ए स्ट्रॉन्गर नेशन। बिल्कुल। तो ये हम सबकी कोशिश होनी चाहिए। जब बदरुद्दीन साहब, चलते चलते आखिर में मुख्तसर में हमारे जो व्यूवर्स हैं, देखने वाले, एक क्या मैसेज आप देना चाहेंगे अपने अब तक की ज़िंदगी के तजर्बात के बिहाफ पर? एक बहुत सिंपल छोटा सा मैसेज है जो मुझसे उम्र में छोटे हैं, ख़ास तौर से उनके लिए, कि आपको जो काम दिया जाए, जीवन में कोई काम दिया जाए आपको, उस काम को आप पूरी मेहनत और ईमानदारी से कीजिए, सक्सेस आपको मिलेगी। बाकी सब छोड़ दीजिए। अगर आप मानते हैं कि कोई देयर इज समबडी देयर, आप खुदा है, भगवान है, ईश्वर है, अल्लाह है, जिसको भी आप मानते हैं, बहरहाल उस पे छोड़ दीजिए। अपने काम में कोई कोताही मत कीजिए, ख़ास तौर से वो काम जिस काम को करने का आपका मेहनताना मिलता है, उसमें ना कभी बेईमानी कीजिए और ना कभी कोताही कीजिए। अगर इतना भी आपने कर लिया तो आपको हमेशा लोगों की भी दुआएं मिलेंगी जी, और जिसको आप मानते हैं ईश्वर है, अल्लाह है, वो भी आपके सर पे कहीं ना कहीं हाथ रखेगा। तो ऐसी मेरी मान्यता, इसी मान्यता के साथ मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी है और आगे भी कोशिश करूँगा, जब तक मैं ज़िंदा हूँ इसी मान्यता के साथ मेरी ज़िंदगी गुजरेगी। बदरुद्दीन साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, अपने कीमती वक्त में से हमें आपने ये वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया रियाज साहब, थैंक यू सो वेरी मच। आई अगेन थैंक मुंसिफ टीवी फॉर कॉलिंग मी हियर फॉर ए टॉक। थैंक यू सो वेरी मच। तो नाजरीन, ये थे बदरुद्दीन साहब। ये प्रोग्राम की ड्यूरेशन इतनी छोटी है कि उनकी जो मुकम्मल शख्सियत है उसके बारे में अगर हम बयान करने पर आएँ, उस बारे में बात करने पर आएँ, तो शायद घंटे क्या दिन भी कम पड़ जाएँ। लेकिन फिर भी जो ख़ास बातें थीं हमने उनसे की, और मुझे उम्मीद है कि आपने जो हमारा आज का शो देखा है, आपको ये शो ज़रूर पसंद आया होगा। फ़िलहाल अपने होस्ट, अपने दोस्त रियाज़ मलिक को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते एक और शख्सियत के साथ आपके सामने रूबरू होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।